जय श्री राम। दोस्तों, क्लास में चर्चा के दौरान कई बार बात होती है कि हर कुंडली में कोई ना कोई खास बात ऐसी होती है जो उसको बाकी कुंडलियों से अलग कर देती है। और अगर वो यूनिक पॉइंट हमें रह जाए या आपको पता लग जाए तो वो कुंडली हमेशा के लिए आपकी स्मृति पटल पे अंकित हो जाती है। कभी उस योग के बारे में चर्चा हो या कुछ वैसा कॉम्बिनेशन मिले तो आपको सीधा याद आता है, हाँ मैंने ऐसी एक कुंडली देखी। तो विद्यार्थी पूछते हैं कि ऐसे कैसे याद किया जाता है। वैसे तो इसके कई तरीके हैं, लेकिन उनमें से एक तरीका जो सबसे आसान है वो है आकृति योग। बृहद पराशर होरा शास्त्र में इन्हें अलग से एक योग संज्ञा दी गई है, जहां पर उच्च नीच का इस्तेमाल नहीं होता है, स्वराशि मित्र राशि का भी इस्तेमाल नहीं होता है। वहां पे अलग अलग आकृतियों के द्वारा कुंडली को समझा जाता है। आज इस वीडियो में ऐसी ही 4 आकृतियों के बारे में मैं बात करूंगा, जिसका फलित भी बताया गया है कि अगर आपकी कुंडली में हो तो उसका क्या फलित होगा। जहां तक फलित की बात है, आधुनिक युग में मुझे लगता है कि वो जो योग जिस तरह से लिखे हुए हैं उसको जो उसकी इंटरप्रिटेशन है वो उस पर शोध की आवश्यकता है, कितनी परसेंट वो लग रही है। कुछ योग तो कारगर रहते हैं, पूरी तरह अप्लाई होते हैं। कुछ योग ऐसे भी मिले हैं जो लगते प्रतीत नहीं होते। एनीवे, देखेंगे जब योग के बारे में पढ़ेंगे तो उसके फलित के बारे में बात करेंगे। अब और विलंब नहीं करते, आरंभ करते आज की यात्रा। आइए जानते हैं इन आकृति योगों के बारे में। मैंने जैसे बताया, आकृति योग कई सारे हैं, उनमें से जो 4 आज हमने लिए हैं उनमें जो प्रमुख है वो है यूप योग। ये सबसे पहला योग है। पहले इस अक्षर को समझते हैं कि ये यूप है, इस शब्द का क्या अर्थ है। देखिए, यूप जब का अगर हम अर्थ देखना चाहें तो उसको हम कह सकते हैं विक्ट्री मॉन्यूमेंट। कि अगर आप किसी पे जीत हासिल करते हैं और वहां पे अपना खंबा गाड़ के आते हैं या अपनी कोई निशानी लगाते हैं, उसे बोला जाता है यूप। जैसे ये विजय स्तंभ का चित्र है, ये अपने आप में एक यूप है। या अगर कुतुब मीनार किसी की जीत के बाद उसने अपनी जीत को दर्शाने के लिए बनाया गया था तो उसे भी यूप की कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो कोई भी ऐसा विक्ट्री मॉन्यूमेंट जो याद में बनाया जाए कि हमने इस जगह पे फतह हासिल की थी, यहाँ पे हमें जीत मिली थी, तो हमें इस यूप शब्द को हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है काफी खास होने वाला है। अब जानते हैं बनता कैसे। बहुत सिंपल है। कुंडली में हमें पता है 12 भाव होते हैं। यदि आपकी कुंडली में सारे ग्रह राहु केतु को छोड़कर, यानी कि 7 के 7 ग्रह पहले भाव से लेके चौथे भाव के दरमियान बैठ जाए, प्रथम भाव से चतुर्थ भाव के मध्य यदि आपके सारे ग्रह हैं, तो आपकी कुंडली में यूप नामक योग होता है। अब ये योग अगर कुंडली में बन जाए तो वैसे तो खास हो गई कि पूरी कुंडली के ग्रह केवल 4 भावों तक सिमट गए, और वो भी पहले 4 भाव। अब इसके फल के बारे में भी जान लेते हैं कि अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग है तो उसका फलित क्या होता है। शास्त्र बोलता है, ये जो श्लोक है ये बृहद पराशर होरा शास्त्र से है। इसका अर्थ ये है कि यूप नामक योग में पैदा हुआ जातक आत्मज्ञानी, स्वयं को जानने वाला, कर्मयोगी, मेहनत करने वाला, कर्म के प्रति, हार्डवर्क के प्रति, कर्म के प्रति रुझान, विद्वान, साहसी, गृहस्थ, धर्म संपन्न और समाज में विशिष्ट व्यक्ति होता है, नाम कमाता है। अगर ये सारे शब्द हम पढ़ें तो हमें पता लगता है कि ये योग तो काफी खास हो गया अगर किसी कुंडली में यूप नामक योग है तो। अब देखिए, इस योग में ना तो हमने नीचता की बात की, ना उच्चता की बात की, ना हमने लग्नेश को देखा, ना हमने दशम भावाधिपति को देखा, और हमने कहा बस केवल 4 भाव में यदि आपके पहले 4 भाव में सारे ग्रह हैं तो आपकी कुंडली में यूप नामक योग बनेगा। प्रैक्टिकली वी नीड टू चेक प्लैनेटरी पोजीशन कि वो जो 4 भावों में ग्रह हैं वो स्वराशि में है, उच्च के हैं, मित्र राशि के हैं, किस कंडीशन में है। एक बात। दूसरी बात, देखिए क्यों ये योग अच्छा बताया गया, उसका कारण है कि पहले 4 भाव आपके जीवन की शुरुआत को दर्शाते हैं। यदि शुरुआती और जब जिस राशि में या जिस भाव में ग्रह बैठते हैं उस भाव को बली माना जाता है।
ये जैमिनी सिद्धांत भी कहता है, ये पराशरी सिद्धांत भी कहता है कि यदि किसी भाव में कोई ग्रह नहीं है और दूसरे भाव में ग्रह है, तो जिस भाव में ग्रह है उस भाव को तरजीह दी जाती है, उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो अगर हमारे शुरू के 4 भावों में ही सारे ग्रह हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि शुरू के 4 भाव बलवान हो गए। और देखिए, जीवन शुरुआत होने पे, जीवन के आरंभ होने पे पहले 4 भावों की जो उपयोगिता है, वो बाकी भावों के मुकाबले ज्यादा है। आपका परिवार वहीं से देखा जाता है, आपकी माता वहीं से देखी जाती है, आपकी देह वहीं से देखी जाती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब यदि वो बलवान हो गया, तो ये सोचिए कि आपकी पूरी कुंडली में जान आ गई। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब बाल्यावस्था में जो बच्चे, जिनको अच्छे संसाधन मिल जाते हैं, या जब बीज बोए जाते हैं, उस समय अगर कुछ समय के लिए मौसम अच्छा हो और वो एक बार अपना अंकुरित हो जाए, तो उनकी ग्रोथ की संभावनाएं बढ़ जाती है। और शुरुआत के दिनों में ही अगर कोई संसाधनों की कमी हो जाए, रिसोर्सेस कम मिले, तो ग्रोथ पर ताउम्र उसका असर रहता है। तो इन्होंने ये 4 भावों में शुरू में ग्रह बैठाकर ये बताया है कि आपको शुरुआत में ही इतना कुछ मिल जाएगा, इतना स्टेबिलिटी मिल जाएगी कि आने वाली जिंदगी में फिर परेशानियां कम हो जाएंगी। उस आधार पर इस योग को अच्छा बताया गया है। मैंने जैसे कहा कि जब आप इसे लगाएंगे तो ये जरूर देखिए कि कितने ग्रह मित्र राशि में हैं, लग्नेश की क्या स्थिति है, और जैसे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, जब हम 4 भावों की बात करते हैं, तो इसमें तीसरा भाव एक ऐसा भाव है जिसे उपचय भाव कहते हैं। और अगर उपचय भाव में क्रूर ग्रह हैं और फर्स्ट हाउस एंड फोर्थ हाउस में बेनिफिक प्लैनेट है, तो ये यूप योग का जो फल है वो कई गुना बढ़ जाता है। केवल 4 भावों में सारे ग्रह बैठने से मैंने ये फल होता नहीं देखा है, बल्कि मैं कहूंगा आप लोगों के पास भी जो चार्ट हो जिसमें आपने देखा हो कि पहले 4 भावों में सारे ग्रह हैं, राहु और केतु को छोड़कर, तो आप उसे यूप यूप योग की कैटेगरी में डाल सकते हैं। और वहां बताइएगा कि क्या कुछ ऐसा हुआ जीवन में जैसा कि इस योग के बारे में बताया गया। ये देखिए, ये कुंडली है सिंह लग्न की, और लग्न में मंगल विराजित है, सेकेंड हाउस में उच्च का बुध शनि के साथ, तीसरे भाव में नीच सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति के साथ, चौथे भाव में दिग्बली शुक्र। एक तरह से देखा जाए तो लग्न में योग कारक का बैठना, भाग्येश का बैठना, चतुर्थेश का बैठना कुंडली को बल देता है। सेकेंड हाउस में ओन साइन में स्वराशि का बुध, जो वाणी का कारक भी है और उच्च का बैठा है, वो भी अपने आप में इस योग को बल देता है, कुंडली में जान डालता है। लग्नाधिपति निश्चित ही नीच का है, जो कि कुंडली में नजर आता है, लेकिन उसके साथ 2 शुभ ग्रह विराजित हैं और उस घर का स्वामी केंद्र में दिग्बली होकर बैठा है। तो ये जिस जातिका का चार्ट है, उस जातिका की कुंडली में या देखने में जो हमें मिला वो ये था कि बाल्यावस्था में ही इतने संसाधन मिल गए, भाग्याधिपति का लग्न में होने के कारण कह सकते हैं आप, चतुर्थेश का लग्न में होने के कारण कह सकते हैं कि उसको ताउम्र उसका फायदा रहा, एक बेस अच्छा बन गया, एजुकेशन अच्छी हो गई, जिस वजह से जॉब अच्छी मिली और बाकी की लाइफ बड़ी स्मूथली चली। तो कहने का मतलब है कि इनिशियल एज में अच्छी ग्रोथ के लिए ये योग बढ़िया है। बट जैसा मैंने कहा, इस कुंडली में भाग्याधिपति लग्न में था, अग्नि तत्व राशि में बैठा था मंगल, अग्नि तत्व होकर मित्र राशि का, तो ये योग में ये इसने भी भूमिका निभाई है, बल्कि मैं कहूंगा अहम भूमिका निभाई है। केवल वहां पर ग्रह होने से ये योग नहीं बनता, जो मेरे अनुभव में आया है। बाकी तो मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार करूंगा कि जो कुंडलियां आपके पास है उसमें आपने क्या देखा। ऐसे ही अगले योग के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है शर योग। शर, अगेन शब्द के बारे में बात करते हैं कि शर शब्द का मतलब क्या है। जो श्री राम स्तुति है उसमें अगर आपको याद होगा, उसमें एक लाइन आती है, कुछ इस तरह से होती है, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम, आजान भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषण। तो जो सेकंड लाइन है, आजान भुज शर चाप धर, चाप बोलते हैं आर्क को, धनुष को, और शर बोलते हैं तीर को। तो शर योग का अर्थ है तीर योग होना, मतलब तीर की तरह होना।
इससे पहले यूप योग था जो कीर्ति की तरफ आपको इशारा करता है। ये एक अस्त्र आपके सामने दिख रहा है आपको, और ये कहा गया कि यदि आपका जन्म शर योग में हुआ है तो आपको कुछ कुछ जो चिन्ह बताया गया है उसके अनुरूप फल मिलेगा। कुंडली में यदि इसको समझें तो चौथे भाव से लेकर सप्तम भाव के दरमियान अगर सारे ग्रह बैठे हैं, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में, अगर सारे ग्रह यहीं बैठे हैं तो इसे शर योग कहा गया है। नाम से ही लगता है कि कुछ योग ये एग्रेसिव होना चाहिए और फल देना चाहिए। इसमें भी मैं अगेन वही कंडीशन लगाऊंगा कि छठा भाव उपचय भाव आ जाता है इन चार भावों में। तो यदि यहाँ पर ग्रह क्रूर बैठे हों तो इस योग को बल मिलेगा, जो भी इसका फलित होगा वो ज्यादा देखने को मिलेगा। इसमें भी एक त्रिकोण और दो केंद्र भाव आ जाते हैं चौथे से सप्तम भाव में। पंचम भाव आता है जो त्रिकोण भाव है, और चौथा सातवां दो केंद्र भाव है। तो यदि आपका लग्नाधिपति बली है और फिर ये योग बन रहा है तो इसका फलित अच्छा ही होना चाहिए। पर शास्त्र क्या कहता है वो भी सुनते हैं। क्षय योग में उत्पन्न जातक के लिए बताया गया है, जातक अपना कार्य करने में निपुण होते हैं। जो वो चाहते हैं जिंदगी से वो प्राप्त करते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। शिकारी होते हैं, वंचक होते हैं, मांसाहारी होते हैं। अभी मांसाहारी शब्द मांस एज आहार कंज्यूम ये सभी पर अप्लाई नहीं होता है, पर बताने का मेरी चेष्टा यहाँ पर ये लगती है कि एग्रेसिवनेस होती है, रेजिस्टेंस होती है, लड़ने की ताकत होती है, कि अपनी बात को मनवाना है, अपनी बात को ऊपर रखना है और कैसे समाज में अपनी जगह बनानी है, उसमें शरयोग काम आता है। शर एक ऐसा शस्त्र है या एक दूरी तक मार करने वाला जो आगे से पैना और पीछे से चौड़ा होता है। कहने का मतलब पेनिट्रेट करते हैं, अपनी स्थान बनाते हैं। तो उस स्थान बनाने के लिए इसको देखा जा सकता है। निम्न स्तर के कार्य करने वाला होता है, या इस लाइन को मैं दोबारा बोलूं तो निम्न स्तर के कार्य से जीवन की शुरुआत करके आगे बढ़ने वाला होता है। तो जब शर योग होता है यानी चौथे से सातवें के बीच में सारे ग्रह हो तो इस तरह का फलित देखा गया है। इनके मैंने जो मेरे पास पत्रिकाएं उसमें ये भी देखा कि जब ये यंग एज में पहुंचते हैं, तरुण अवस्था में, तब कहीं ना कहीं आर्थिक संसाधनों की कमी हो जाती है और इसकी वजह से इन्हें फाइट करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है, अपनी जगह बनानी पड़ती है और प्रूव करना पड़ता है अपने आप को। जैसे ये कुंडली है, इसमें मंगल नीच के हैं, लग्नाधिपति नीच का है, चौथे में दिग्बलहीन है, मेष लगन की कुंडली है। और पंचम भाव में शनि राहु गुरु सिंह राशि में विराजित है। कन्या राशि में बुध है छठे भाव में, और सप्तम में सूर्य शुक्र और बुध विराजित है। अब ऐसी कुंडली में जो लाइन बताई गई थी शर योग में उत्पन्न जातक के बारे में, अगर हम उस पर फोकस करें तो जो करेज का कारक है और जो लग्नेश भी है इस कुंडली में, वो एक अग्नि तत्व ग्रह जलीय राशि में दिग्बलहीन होकर बैठा है। ऐसी स्थिति में वो जो अपना कार्य सिद्ध करने निपुण करने वाली जो बात है वहां कहीं ना कहीं परेशानी आती दिखती है। दूसरे शब्द लिखे थे कि जातक का स्वभाव क्रूर होना चाहिए। जब जातक का लग्न मंगल का हो और पंचम भाव में अग्नि तत्व में शनि राहु बैठा हो, लग्न को सूर्य देखता हो अलॉन्ग विद शुक्र बुध एंड गुरु, तो कहीं ना कहीं वो एग्रेसिवनेस को ये रिप्रेजेंट करता है। चौथे भाव में मंगल का होना निश्चित ही डोमेस्टिक लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, लग्नेश होके तो स्पेशली। लेकिन वही वाली बात है कि शर योग होने की वजह से ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिक लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता नजर आया। तो ये शर योग यहाँ पे शुभ फलदायी नहीं रहा जो एक्चुअल केस था, और परेशानी देखने को मिली। यहाँ एक बात और समझिएगा, मैंने शुरुआत में शायद कहा और नहीं कहा होगा तो अब मैं कह देता हूँ कि जो चारों योग जिसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ कोई बहुत अच्छे योग नहीं है। यद्यपि योग की तारीफ हुई है और ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कुंडली में कुछ सीमित भावों तक ही सारे ग्रहों का बैठ जाना और बाकी पूरी कुंडली का खाली होना निश्चित ही अच्छा योग नहीं माना जाता। कुंडली में जितने ग्रह फैले हुए होते हैं उतनी कुंडली में जान ज्यादा होती है। इसके बारे में भी वैसे अलग अलग योग है, वीणा योग कहलाता है वो योग जिसमें 7 ग्रह 7 भाव में बैठ जाए। आने वाले टाइम में हुआ तो इसको भी कवर करेंगे, तो उसको सबसे बढ़िया योग माना जाता है क्योंकि सारे ग्रह छटे हुए हैं, फैले हुए हैं। छटा हुआ तो खैर अलग शब्द हो जाता है, लेकिन बिखरे हुए हैं। तो वो योग बड़ा अच्छा माना जाता है।
और जहां पर केवल 4 भावों तक आए तो वहां पर प्रॉब्लम क्या आती है, जीवन के एक पार्ट में तो बहुत उठापटक हो रही होती है और उसके बाद पूरी कुंडली शांत, क्योंकि सब कुछ समेट के 4 भावों में ही आ गया, बाकी तो कोई भाव में आपका ग्रह है ही नहीं, तो यानी बाकी भाव कमजोर हो गए। जैसा कि जैमिनी का या बृहस्पति होरा शास्त्र का मत है कि भाई जहां ग्रह बैठे हैं उसको ज्यादा बल देते हैं। आपको एक योग बताता हूँ, अष्टक वर्ग में त्रिकोण शोधन होता है, वैसे तो अभी वो इस विषय से जुड़ा हुआ नहीं है, एकाधिपत्य शोधन होता है, क्षमा कीजिएगा। तो जब हम वो पढ़ाते हैं तो उसमें बोलते हैं कि एकाधिपत्य शोधन के समय जिस राशि में ग्रह होता है उस राशि को प्रेफरेंस देनी है। तो अष्टक वर्ग का ये नियम हो, जैमिनी का वो सिद्धांत हो जिसमें उसके लॉर्ड को देखा जाता है। आजकल मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर कुंभ राशि का स्वामी राहु है या शनि है, तो ये मत आ रहे हैं। तो ये मत जो आ रहा है उसके बारे में जैमिनी सूत्र में साफ साफ बताया गया है कि कब आपने किसको लेना है, कब राहु को लेना है, कब शनि को लेना है, उसके लिए क्या कंडीशन है, कहाँ ग्रह बैठे हैं वगैरह वगैरह। वो कभी फुर्सत रही, आगे मौका मिला तो बात करेंगे। अभी शर्व योग के बारे में ही बात करते हैं। तो ये फलित इसका बताया गया है। अब शक्ति योग की बात करते हैं। ताकत, बलवान होना। सप्तम से दशम भाव में यदि आपके सारे ग्रह मौजूद है राहु केतु को छोड़ के, तो शक्ति योग बन जाता है। कुछ कुछ सिमिलर है जैसे अभी पीछे वाले योग में थे, लेकिन ये योग थोड़ा खास लगता है। मैंने इसमें फलित बहुत अच्छा देखा है। मैंने इसमें क्या पाया है कि विवाह से लेकर एक मिड एज तक 45-50 तक ये व्यक्ति काफी मेहनत से ग्रोथ करते हैं। शुरुआत में हो सकता है इन्हें कुछ ना मिले, इनिशियल स्ट्रगल करना पड़े, बहुत मेहनत लगे, लेकिन ये अपने आप को प्रूव करते हैं, अपनी मेहनत से करते हैं। विवाह के बाद संभावनाएं बढ़ जाती है कि ये अपने करियर में और अच्छे तरीके से सामने आता है। यहाँ पर भी एक उपचय स्थान आता है दशम भाव। यदि शक्ति योग देख रहे हैं और दशम भाव में आपके पास राहु है, शनि है, मंगल है, सूर्य है, ऐसे ग्रह हैं, तो शक्ति योग का बल बढ़ जाता है। अगेन लग्नाधिपति का स्ट्रेंथ भी हमें चार्ट में देखनी चाहिए कि वो कितना बली है, जैसा कि अभी तक बाकी योग में मैंने आपको बताया। क्या बताया गया शास्त्र में शक्ति योग के बारे में? बताया गया कि शक्ति योग में पैदा हुआ आर्थिक अवनति देखता है, मनोरथ पूर्ण होने में कष्ट होते हैं, जो सोचते हैं उस चीज को एग्जीक्यूट करने में समय लग जाता है, इस वजह से दुखी भी रहते हैं। रोजमर्रा के कामों में आलसी होते हैं, नया काम करवा लो उसमें बड़े खुश रहते हैं। आयु अच्छी रहती है, आयु के लिए बहुत अच्छा है। विवाद में रुचि लेने वाले होते हैं, या इसको अगर मैं अच्छी तरीके से कहूँ तो सेट लेवल पे जिंदगी चले, स्थायित्व पे चले तो उन्हें मजा नहीं आता, तो कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ एडवेंचरस करने में लगे रहते हैं। वो चीज यहाँ आती है और दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। यदि मन में ठान ले तो ये आगे उस चीज को फॉलो करके मतलब उसको पा लेते हैं। मैंने जैसे कहा कि इस योग की बातें जो पढ़ने को मिल रही है वो शायद पढ़ने में या सुनने में इतनी अच्छी ना लगे, पर जिन लोगों की कुंडली में मैंने देखा उनको अपनी मेहनत से नीचे से ऊपर आते मैंने कई बार देखा है। ऐसी एक कुंडली आपको दिखाता हूँ। ये कुंडली एक महिला की है, फिजी में इनका जन्म हुआ। करंटली शी इज इन कनाडा। तो इस कुंडली में देखिए दशम भाव में मंगल और गुरु, दिग्बली मंगल अलॉन्ग विद जुपिटर जो कि अपनी ही राशि में बैठा है। सप्तम भाव में चंद्रमा यानी केंद्र में शुभ ग्रह है, लग्नेश के और उसके अलावा दिग्बली ग्रह है। नवम भाव में भी शुक्र विराजित है। शुक्र एक शुभ ग्रह काउंट किया जाता है नैसर्गिक रूप से। और नीच का सूर्य बुध के साथ और शनि के साथ बैठा है। यहाँ पे जो सबसे बुरी कंडीशन हुई है वो बुध की हुई है, क्योंकि बुध यहाँ पर सप्तमेश होके 2 क्रूर ग्रहों के साथ, जो कि छठे और 12वें के स्वामी हैं, उनके साथ बैठा है। एक बार कुंडली दोहरा देता हूं, जिन लोगों को कुंडली देखने में थोड़ी परेशानी होती है वो समझ जाए। मीन लगन की कुंडली है, राहु तीसरे भाव में है, सप्तम में चंद्रमा है, अष्टम में सूर्य बुध और शनि है, नवम में शुक्र केतु है और दशम में गुरु मंगल है। अब जिस जातिका का ये चार्ट है उसने मेहनत करके उनकी पति की स्किल और इनका इनका दिमाग दोनों ने मिलकर काफी अच्छा अपनी जगह बनाई। और जीवन में वही अगेन उतार चढ़ाव रेगुलर आते रहते हैं। लाइफ पार्टनर की कुछ आदतों की वजह से परेशान भी है, कि जिस वजह से लाइफ जो है वो रूटीन पे नहीं चल पाती है। तो इस तरह की परेशानियां इनको बार बार सामना करना पड़ता है।
और एफर्ट कर रही हैं, घर भी चला रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, और अभी तक जीवन में जो भी प्राप्त किया है उसको आगे बढ़ाने की चेष्टा भी है और कर भी रही है। तो ओवरऑल शी इज अचीविंग क्वाइट अ गुड थिंग ऑन हर थ्रू हर ओन एफर्ट। ये चीज यहाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी शादी के बाद जो उतार चढ़ाव, जो स्विंग आए हैं, वो ज्यादा आए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया शक्ति योग वालों के साथ मुझे ये देखने को मिला। अब इसके बाद बात करते हैं अगले योग की, जिसका नाम है दंड योग। दंड, वैसे तो हम हिंदी भाषा में इसको जुर्माना बोलते हैं कि जुर्माना लग जाएगा या दंड लग जाएगा। उर्दू का वर्ड जुर्माना हो गया, हिंदी में दंड हो गया। लेकिन इस दंड का एक और अर्थ होता है एग्जीक्यूटर। जिसके हाथ में दंड हो उसको माना जाता है कि ही कैन एग्जीक्यूट। दंड बोलते, डंडे को भी बोला जाता है, डंडा शब्द भी दंड से ही बना है। तो वो भी यहाँ पर आता है। तो दोज पीपल हु आर हैविंग पावर टू एग्जीक्यूट अदर्स, एग्जीक्यूट अदर्स मतलब डायरेक्टली किसी को मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, दे कैन हु कैन एग्जीक्यूट लॉज, जो कि घर के नियम बना सके, घर पे जिनकी चलती हो, जो अपनी बात से दुनिया को अपने कंट्रोल में कर सके, तो दंड योग में ये क्वालिटी आती है। मैंने क्या पाया है, जिनकी कुंडली में दंड योग है, जीवन के इनिशियल पार्ट में, इवन यंग एज में भी उतार चढ़ाव ज्यादा रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है वैसे वैसे ये किसी ऐसे मुकाम पे पहुंचते हैं जहां पर इनकी चलने लग जाती है, इनकी वैल्यू बढ़ जाती है और जीवन का वो पार्ट बहुत ही अच्छा जाता है। तो ये दंड योग बनता कैसे है, मेरे ख्याल से अब तक तो आप समझ गए होंगे। उस बारे में बात करने से पहले इस नियम को पढ़ लेते हैं। अगर हम इसे पढ़ें तो डर लगता है कि अगर ये योग कुंडली में है तो बड़ा ही बुरा योग है। लिखा है द पर्सन इज इंडिजेंट सर्वाइल, अर्थात अपना दंड योग में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति निर्धन होते हैं, विरक्त होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिटैच। एक्चुअली दे आर डिटैच, कहने का मतलब है कि वर्ल्डली मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर, एथिक्स ज्यादा होते हैं, परमात्मा की तरफ रुझान होता है और विरक्त होते हैं। ये बताया गया समाज में रुचि ना लेने वाला, सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व हो भी रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे होना पड़ रहा है, अन्यथा अपने में खुश, ये मैंने देखा है। और दूसरों के लिए कार्य करने वाले होते हैं, जो मैंने कहा ना कि दूसरे लॉ अप्लाई करना, अपने आइडियाज दूसरे के थ्रू एग्जीक्यूट कराना, वो चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड डिवॉइड ऑफ नियर एंड डियर वंस। सी, जब आप किसी ऐसी पोजीशन पे हो जहां पे आप सामने वाले को दंड दे सकते हो, आपकी ओपिनियन बहुत मैटर करती हो दुनिया में, और वहां पे आप अनबायस्ड डिटैच होकर अपने पराये में भेद ना करें, तो अपने तो अब ऐसे ही दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे नियर एंड डियर वन से थोड़ा दूर होने के योग है। और आप इसे निर्मोही कहें या क्रूअल हार्टेड, वो आपके ऊपर है, पर कुछ इस तरह का इसका फलित बताया गया है। अब कुंडली में बनता कैसे है, सप्तम भाव से लेके लग्न तक अगर सारे ग्रह बैठे हैं, दशम भाव से, सॉरी मैं सप्तम बोल गया शायद, दशम भाव से लेके लग्न तक अगर सारे ग्रह बैठे हैं, यानी 4 भावों तक सिमट गए, तो ये योग बनता है। जैसे कि इस पत्रिका में है, ये पत्रिका वृश्चिक लगन की है। चंद्रमा और मंगल दोनों लग्न में हैं, शुक्र दशम भाव में है, 11वें घर में सूर्य बुध और शनि है कन्या राशि में, और द्वादश में बृहस्पति बैठे। अब लग्न में मंगल चंद्रमा का होना, लग्नाधिपति विद भाग्येश, अपने आप में एक अच्छा योग है। लोग इसे चंद्र नीच की दृष्टि से भी देख सकते हैं, लेकिन स्टिल मून मास कंजंक्शन फॉर स्कॉर्पियो लग्ना इन लग्ना is going to give benefit to this native, and this moon is also aspected by Saturn। इस चंद्रमा पर शनि की भी दृष्टि है, तो शनि और मंगल दोनों के प्रभाव में होने के कारण कहीं ना कहीं वो प्रभाव की थोड़ा डिप्रेसिव टेंडेंसी या अलगाव, जैसा कि विरक्त शब्द का प्रयोग किया गया था, वो चीज यहाँ पर बढ़ जाती है। और सोचिएगा एक बार, जब आपके इन्हीं 4 भावों में ग्रह होंगे तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि सूर्य मंगल और जो ग्रह दशम भाव में बली होते हैं वो दशम भाव के ज्यादा करीब हो। पॉसिबिलिटी 12वें भाव की भी है, लेकिन अधिकतर केसेस में जहां पे वो दशम भाव की तरफ हो तो वहां पे वो एग्जीक्यूट, और वो जो लाइन अभी बोली गई थी कि दंड देने के अधिकारी आप बन जाते हैं, तो वो चीज भी यहाँ नजर आती है। इस कुंडली में जहाँ तक ऐसी ही पोजीशन पे है कि ये दूसरे पर पेनल्टी लगा सकता है। इतना ही नहीं, घर पर जो इस जातक का व्यवहार है वो उसकी वजह से सारे परेशान हैं,
क्योंकि जो ये बाहर है वही घर पर भी है, उन्हीं एथिक्स को वहां पर फॉलो करने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिलाकर इस योग में, दंड योग में उत्पन्न होने की वजह से जातक की टेंडेंसी उसी तरह की रही जहां पर परमात्मा की तरफ दिमाग, परिवार से विरक्त होने की कोशिश, या यूं कहें कि साथ रहकर भी साथ ना होना, और दंड देने की, या लॉ अबाइडिंग सिटीजन इस वे में देखें तो ये चार्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये वो 4 योग हैं जो आप लोगों को पढ़ने चाहिए। इन योगों के माध्यम से आप चार्ट को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, नियमों को अच्छी तरह लगा पाते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था, इन योगों में उच्च नीच नहीं देखना। इन योगों में मतलब ये लेमन भी देख सकता है। अगर आप किसी राह चलते को भी बताएं कि कुंडली में बस ये देखो इधर इधर होना चाहिए, वह राहु केतु ना लिखा हो, तो वो भी ये बता सकता है। आसान योग है, फलित इतना आसान नहीं है इसका। सीधे सीधे आप किसी को नहीं बोल सकते जब तक कि आप उपचय भाव में क्रूर गए, केंद्र के स्वामी का बलि होना, लग्नेश का बलि होना नहीं देखेंगे तो ये योग फलीभूत होते नहीं नजर आते। आशा करता हूं ये 4 योग आपकी भी स्मृति पटल पे हमेशा के लिए अंकित हो जाएंगे, और अगली बार पत्रिका आएगी तो आप इसको जरूर देखेंगे। यदि इस वीडियो से ज्ञानवर्धन हुआ हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और बेहतर और नियमित रूप से कार्य करें। इसके अलावा यदि आप इस चैनल पर नए हैं और ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फर्दर नोटिफिकेशंस हमारे वीडियोस के बारे में, कंटेंट के बारे में आपको चैनल के द्वारा मिलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम। जन्म कुंडली में दशा का फलित कैसे किया जाता है, यदि इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं।